जय हिंद साथियों, क्या हाल भाई। सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है आज 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, इस वाली वीडियो में उसके सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन और सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देखने जा रहे हैं। थोड़ी स्पीड में बताऊंगा इसलिए कि कम टाइम में आपका पूरा का पूरा जो पेपर है उसकी एनालिसिस हो जाए और कैसे सवाल पूछे गए हैं ये आपकी आंखों के सामने से निकल जाए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सवाल ये था कि वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। आंसर्स होगा एस मनी। ठीक है, और इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं। आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो आया था कि कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। गणेश लाल मावलंकर। इन सभी सवालों के आंसर्स आप देख सकते हैं अपनी एग्जाम कोच का जो यूट्यूब चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में भी। सारी क्लासेस में से ही क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा। डीआई जो है वो डीआई भी आप ही की क्लास की है। पूरा का पूरा डीआई मैच कर गया है इस वाले शिफ्ट में, पूरा का पूरा डिट्टो क्वेश्चन भी समझ में आ रहा, डिजिट तक। अभी आप देखेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहा हूं कि भारत में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। डेट कौन सा है भाई, 1 मई को। ठीक है, ओके। तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सी ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी मस्कट है। राजधानी वाला सवाल लगभग हर पिक पेपर में रहा है, हर एग्जाम में आया है आपके, मतलब बाकी के 3 शिफ्ट में भी। किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। उदयपुर को। ये सारे आंसर्स मैंने आपको पहले से टिक कर दिए ताकि, और इसकी पीडीएफ जो है अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जो है अपना एग्जाम कोच का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से एक सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी है, आइजॉल। बाकी दमन, पुदुचेरी और कवरत्ती प्रदेश की राजधानियां हैं। तो यहां पर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू करी थी। का नाम है बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस द्वारा। ठीक है, तो ये तो है शुरुआत के कुछ क्वेश्चन। जरा अगले सवाल पर आते हैं, स्पीड में हम लोग करते हैं क्योंकि कम टाइम में ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर हो पाए। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी से इसके पहले वाले शिफ्ट में भी पेपर आया था, एक्सपीरियंस, वो जो ट्रुथ विद माई लाइफ था ना, वो वाला। ठीक है, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का जो अर्थ है, इसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश का राष्ट्रीय आय का जो मापन किया गया प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि से रिलेटेड था। इसके बाद में इस ग्राफ से पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उसको क्वेश्चंस को मैं थोड़ी देर में आपको डिस्कस कराता हूँ। फिलहाल तो हम लोग जीएस वाले सारे सवालों को कर ले पहले। संगाई महोत्सव जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। राज्य होगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें तो ये सारे क्वेश्चंस ना उस ग्राफ से रिलेटेड थे। चलो ग्राफ तो अभी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं उसके भी आंसर, पहले हम लोग जीएस के सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या मिल गया था भाई साहब, पाई चार्ट, सॉरी टेबल चार्ट। अब इस ग्राफ पर भी जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सब भी आप प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस क्लासेस थी ना उनमें आप सीख चुके हो, बट फिर भी हम लोग इनके सोल्यूशंस भी देख लेंगे, इनके आंसर्स के साथ में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई दुख दर्द होगा तो मुझे शेयर करते रहिएगा। आपके पास में जो 4 डीआई है ना, इनके सोल्यूशन मैं अभी आपको देता हूं। पहले हम लोग क्या कर ले, थोड़े से जीएस के जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं उन पर भी एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है। दैट इज अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। कब, स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह जो तिरंगा झंडा बना था लाल हरा पीला, ये डिजाइन किया गया था। आगे बढ़े तो निम्नलिखित में से किस शासक ने के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। हैं चंद्रगुप्त सेकंड। थोड़ा सा और आगे बढ़ूं मैं, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। उनका नाम है सैयद। ठीक है, आगे मैं बढ़ू, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस वाले सवाल का आंसर कौन सा होगा, 1999। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। उनके साथ में थे टोटल और 6 लोग। ठीक है, डलहौजी ने भारत में, क्वेश्चन नंबर 46, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया हड़प नीति के माध्यम से। ठीक है, 46 हो गए भाई।
आगे बढ़े 47 पर आते हैं। ओके, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। नाम है लोथल। चारों ऑप्शन में से लोथल आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में। 51 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत करी गई थी? सिपाहियों के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तेजी से लगा भी रहे हो आप। देखो 52 कह रहा कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। फेमस क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है ना। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? नाम है कंचनजंगा। चलो आगे बढ़े। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। क्या कहलाती है? लू। 57 के बारे में बात करें, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। ठीक है, कोई दिक्कत? 58 को देखता हूं मैं। किसी कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, अगर ऐसा है तो वो कंपनी कैसी कंपनी है? सरकारी। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता के चलते। किसके चलते भाई? क्रिप्स मिशन की विफलता के चलते। 59 को जरा मैं देखूं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? वो है सीतापुर जिले में, आप सब लोग जानते होंगे। चलो भाई आगे के सवाल पर आ जाऊं मैं। अगला सवाल कह रहा कि यहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, इनमें से कोई उठा करके कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? तो वो है नाबार्ड। 63 के बारे में बात करें, वे आदर्श हैं राजनीति के निदेशक सिद्धांत। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की और नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसमें मैं देख रहा हूं निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो वो है भाग 4 के का में। क्वेश्चन नंबर 51 में आते 61 में, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? वो है सभी, ये सभी जो ऑप्शन में लिखे ना, भारतीय रुपए का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, इन सब में ध्यान दिया गया था। 94 के बारे में बात हो चुकी, 64 के बारे में तो मैं आगे बढ़ता हूं। 65 क्या कह रहा भाई? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? नाम है संघ की राजभाषा के बारे में। ओके, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? हॉलमार्क का जेवर में होता है, ज्वेलरी के सामान जो बनते हैं ना सोने चांदी के, तो उन पर हॉलमार्क ठप्पा लगता है कि ये कितने प्रतिशत प्योर है, कितने प्रतिशत शुद्धता वाला ज्वेलरी है, कितने प्रतिशत शुद्ध उसमें सोना है या कितने प्रतिशत शुद्ध उसमें चांदी है। ठीक है, बेसिकली 3 होते हैं इसमें। चलो आगे बढ़ो भाई। बेसिकली 3 कौन से? 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, और जो 24 होगा वो फिर 100% प्योर गोल्ड हो जाता है। ठीक है, 62 हो गया भाई, ये भी समझ में आया। संघ की राजभाषा 343 के बारे में बताता है। 66 के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को परिभाषित करता है कौन सा? अनुच्छेद 110। चलो भाई आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे मैं बढ़ ही जाता हूं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? जल्दी बताइएगा, कौन सा एक नहीं है? कहीं जाना नहीं है भाई। वन मिनट बेटा, 1 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा धनुष के 7 रंगों में से नहीं है? तो 7 रंगों में कौन सा नहीं है? सफेद नहीं है, इसी बात खत्म। 71 है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है आपका मिट्टी से। कहां से भाई? मिट्टी से। मैथ्स का क्वेश्चन है, अभी देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में ही नहीं जाना जाता है? वो है आर्गन। ठीक है, आर्गन गैस को किसके ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानते। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत, चलो मैं इसको देख लेता हूं, दिखा ही देता हूं आपको।
सवाल है 72 कह रहा है कि अगर मैंने 6.25 में से इतना घटाया, 3.35 से इतना घटाया, प्लस इतने में इतना, यहां मल्टीप्लिकेशन है यहां एडिशन है, पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी 1.517। आगे बढ़े, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 रुपए, तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने रुपए की बचत करी है, तो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी 60,000। ठीक है भाई, चलो उधर भी देखते रहेंगे। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, वो नाम है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का जो औसत है 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 7 में 20 अगर एवरेज है तो 20 बीचों बीच, 3 इसके आगे 3 इसके पीछे होंगे, बड़ी 21, 22, 23, 23 पर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया किया जिनका भी ये एग्जाम वाला पेपर था, बहुत बढ़िया। 70 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। आयु है 65 ईयर। इसमें मैं आ जाऊं, ओजोन होल किससे संबंधित है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है। ओके, यहां मैं देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 76, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 रूट 5। जब आप सॉल्व करेंगे ना तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस इस 2 को 2 लिख दो, 4 को, और बाकी जो 2 था अंदर ले जाओ, तो अंदर जाएगा 5 बनेगा, 4 बनेगा, हो जाएगा 4 5 20। कोई 2 नंबर ले लो कि मल्टीप्लाई करे तो 20 है और जोड़े तो 9 है, तो मुझे मिला 5 और 4, और उन्हीं 5 4 का मैं मल्टीप्लाई करता ना, उन्हीं 5 और 4 का ये 5 और 4 है। ओके, यहां पे मेरे पास क्या बन जाता, यहां पे मेरे पास बन जाता 5 and 4। अरे ओके, क्या ही दिक्कत आ रही, मतलब 5 और 4 बनेगा ये, और मैं उसी का स्क्वायर रूट निकाल लूंगा, बस आंसर बीच में साइन लगा देंगे, वही वाला आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो मेरे पास आ गया 2 + √5। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, धर प्लस इस। चलो ये पैराग्राफ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसके सही और सटीक आंसर जो भी होंगे, अभी बस थोड़ी देर में आपके पास में आंसर आ रहे हैं, तब तक मैं आपको करा देता हूं मैथ्स के सारे आंसर्स और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो मैथ्स के डीआई पर आने से पहले थोड़े से पार्ट बचे हैं जीएस के, उसको देख लेते हैं। भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी करी है, कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। इधर में देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था, उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं, कहां पर पाए गए हैं, राजस्थान में। आगे मैं बढ़ूं तो किस सरकार ने के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति करी है रूस ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। किस राज्य के हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाया गया, राजस्थान में पाया गया। मैं देखूं जरा 95, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो वो है ओडिशा, मतलब ओडिशा। निम्नलिखित में से किस राज्य के में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू करी गई थी, वो है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 99 भी हो चुका। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 96 और उसके बाद में 100 आखिरी के। निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं, वो नाम है भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। ठीक है, I2 मतलब ये भारत, ये इजराइल, ये इंडिया, इजराइल, और जो U2 है उसमें एक U है यूएई के लिए और एक U है यूएसए के लिए। बहुत बढ़िया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, वो संबंधित है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब लोक प्रशासन से। तो आइए जो बाकी के पेंडिंग क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। मैं आपको लेकर के चलता हूं डीआई के क्वेश्चन पर। देखिए डीआई के जो भी आंसर्स होंगे मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं, और जल्द ही मैं आपके साथ में लाइव आता हूं, तो उस लाइव क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आंसर इसका कैसे होगा ये। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग डीआई शुरू करते हैं, जो कि इस वाले पीडीएफ में है। इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से, अर्थात एग्जाम कोच का जो टेलीग्राम चैनल है ना, उससे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बाकी रह गए सबका आंसर भी थोड़ी देर में आपको दे रहा हूं मैं, मतलब ये पहले बता दूं फिर उसके बाद में। तो ये जो डीआई आई थी, ये वाली डीआई आपको याद होगी, लास्ट टाइम में मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पे ना चार्ट में ये जो 80 85 65 95 वगैरह दिख रहे हैं, ये प्रतिशत हैं, मतलब
कितने नंबर में से कौन कितना पा रहा है, ये प्रतिशत को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर परसेंटेज को शो करेंगे तो मैं आपको बता दूं 150 टोटल नंबर है हिस्ट्री में, उसमें अंकित ने, ब्रजेश ने, चिराग ने, दिवेश, एहान और फारूक ने कितने परसेंट पाए। ये नंबर नहीं है कि 150 में 65 नंबर पाए, ना 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 ना, परसेंट है। 150 में 65% पाया, 130 में 35% पाया, 120 में 50% पाया, ऐसे सवाल दे रखे। अब अगर मेरे को इसका आंसर चाहिए कि कौन सा आंसर सही होगा, चलो तो ये तो हमने समझ लिया। क्वेश्चन पर आते हैं। 23 अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितना था? तो यहां पर एवरेज जो बना था मेरे पास में वो था ऑप्शन नंबर सी, जो था 89। कितना था? 89। ठीक है, याद रखिएगा कितना था भाई, 89 के आसपास, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा है, यहाँ पर 89 लिखा है, अंडरस्टूड रखिएगा थोड़ा सा। सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने थे? बहुत बढ़िया आंसर किया इन्होंने, बी ऑप्शन 442। निम्नलिखित में किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम था? उस वाले के लिए तो कुल प्रतिशत न्यूनतम था मैथ्स वाले में। ठीक है, 25 हो गया भाई। 26 पर ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना था? तो ब्रजेश का टोटल परसेंटेज जो लगभग आया था वो आया था 78%। कह रहा था कि सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी आई थी? तो वो आ गई थी 2। कितनी आई थी? 2। क्योंकि जब हमने देखा चार्ट में हमसे पूछ रहा 60% या उससे अधिक, वो भी सभी सब्जेक्ट में, तो कुल मिलाकर के ना ये मैं केवल ये देखना था कि इस वाले चार्ट में 60% या उससे ज्यादा, 60% या उससे ज्यादा कितने लोग हैं। तो ये सब परसेंटेज ही तो दिखा रहा था। इसमें मुझे एक 35 दिखा तो ज्यादा नहीं, वो भी सभी सब्जेक्ट का देखना था। ऐसे ब्रजेश वाले में नहीं है, चिराग वाले में है, चिराग वाले में सभी के सभी 60% से ज्यादा। ठीक है, इसमें एक नंबर 50 आ जाने की वजह से ये कम हो गया, ये घट गया, तो हम इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। अभी मैं गिनूंगा किसको? मैं गिनूंगा चिराग को, 1 आ गया। ठीक है, दूसरा मैं देखूं, इसमें 40 था तो इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे, इसमें 50 था कैंसिल आउट कर देंगे, फारूक का 40 था ये कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और बाकी ये वाला गौतम, ये भी 60% के ऊपर था, तो टोटल कितने थे? 2 लोग थे। ठीक है, ओके, जस्ट वेट बडी, 1 मिनट में। अरे सर आप पढ़ा दो, आप बता दो सारा सोल्यूशन, आ जाओ आ जाओ। तो आगे के सारे आंसर्स जो हैं वो आपको नीतीश सर कराएंगे। तो भाई हम लोगों ने एक डीआई कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 तक कर चुके हैं, 2 हो गया है, और इसके बाद में ये वाली डीआई बाकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 32 तक के जो भी सवाल आए हैं उसके आंसर्स, और इसके बाद के जो भी क्वेश्चन छूट गए थे ना वो सारे के आंसर्स आपको नीतीश सर बता देंगे। मैं आपको लाइव मिलता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आगे। 28 क्वेश्चन से हम लोगों को स्टार्ट करना था। 28 आपका जो क्वेश्चन है, वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 10.87% आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका आंसर है, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? सतत वृद्धि पूछा था आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का बी, इनमें से कोई नहीं। 29 का बी, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो यहां पे आपका आंसर होगा 30 का बी। और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? कितने प्रतिशत की कमी हुई है आपसे पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है 31 का सी, 4.35%। 32वां क्वेश्चन, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो इसका आंसर भी आपका 53.5%, 53.5%। अब आते हैं प्रश्न नंबर 33 पे, जो आपका ये पाई चार्ट पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, इधर देखिएगा, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोड क्या है? केंद्रीय कोड क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18%, 33 का ए,
18 डिग्री, क्योंकि आपका पाई चार्ट है ना, तो 18 डिग्री। 34th क्वेश्चन, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपए है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है? कागज की लागत है आपकी 40 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। कागज की लागत क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 40 रुपए। 35th क्वेश्चन, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 रुपए है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? 25% का लाभ अर्जित कर सके। इसका आंसर होगा आपका 387.02, ऑप्शन नंबर ए, 387.02। 36 क्वेश्चन है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? इसका आंसर होगा आपका 20%, ऑप्शन नंबर बी, 20%। 37th क्वेश्चन, यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? इसका आंसर है आपका 16,480, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 16,480। 16,480 आपको यहां पे क्लियर विजिबल नहीं होगा इसलिए मैंने लिख दिया है 16,480। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 38। एक आपको ये लाइन ग्राफ दिया गया है, रेखा ग्राफ। इसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? अल्पतम अनुपातिक पूछा है आपसे। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2003। ऑप्शन नंबर डी, 2003 में आपका अल्पतम अनुपातिक है। 39th क्वेश्चन, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? तो वर्ष 2005 में आयात आपका था 450 करोड़ रुपए, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर बी, 450 करोड़ रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। यदि 2002 में, एक मिनट, यदि 2002 में कंपनी का आयात रुपीस 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात कितना हुआ था? कंपनी का निर्यात आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी, 325 करोड़ रुपए यहां पे करेक्ट आंसर है। 41वां क्वेश्चन, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? आपसे पूछा है निर्यात आयात से अधिक था तो यहां पे आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ऑप्शन नंबर बी, 4। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन नंबर बी, डेटा अपर्याप्त है, डेटा इनसफिशिएंट है आपके लिए। चलिए, तो ये हो गया बेटा आपका मैथ्स वाला सेक्शन। ये मैथ्स का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 72 से। 72 से फिर से आपका मैथ्स का सेक्शन है। चलिए एक मिनट, 72 ये है आपका क्वेश्चन। 6.25 माइनस 2.23 मल्टीप्लाइड बाय अंडर ब्रैकेट्स 3.35 माइनस 2.23 और इसका आंसर आपको सर ने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी। इधर इसका आंसर है बी, फिर सी ऑप्शन है आपका 74th क्वेश्चन का, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत, इसका आंसर होगा 23। और इसके बाद फिर से जो 75वां क्वेश्चन है ये आपका जीएस का सेक्शन का था, तो इसका भी आंसर आपको सर ने बता दिया होगा। अब हम लोग बेटा बात करेंगे अपने हिंदी और बाकी के सेक्शंस की। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। नीचे से आए तो नीचे ही खत्म कर लेते हैं ना भाई। क्वेश्चन नंबर 77 हिंदी का सेक्शन है आपका। नरेश का सही संधि विच्छेद है तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धरा धन ईस। धरा धन ईस। संस्कृत शब्द अली अली शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ पूछा था आपसे, यहां पे करेक्ट आंसर होगा भौरा सखी। भौरा सखी ऑप्शन नंबर डी। नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर। नागर का पर्यायवाची चतुर है। सन्यासी का विलोम शब्द है, भाई सन्यासी घर छोड़ता है,
तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा विलोम गृहस्थ, ऑप्शन नंबर सी गृहस्थ। कोल्हू का बैल होने का क्या अर्थ है? बुरी तरह काम में लगे रहना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने 87वें क्वेश्चन पे। इधर हिंदी कर लेते हैं, इंग्लिश है आपका, इंग्लिश कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, वेयर डिड जो मीट कार्मेन? मार्केट इज योर करेक्ट आंसर। वेयर डिड जो मीट कार्मेन? मार्केट इज योर करेक्ट आंसर। 84th, जो's mother did not want him to go to public school because Joe would get distracted by girls. Joe would get distracted by girls. Choose the correct synonym for the word random. Random, accidental. Correct synonym पूछा था बेटा आपसे, पर्यायवाची, तो यानी कि accidental होगा। random मींस भी random और accidental का सेम मतलब है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है आपसे, सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड, इसको कहते हैं हम लोग एलर्जी। आप लोगों को एलर्जी हो जाती है ना कुछ चीजों से, तो उसी को बोला है हम लोगों ने एलर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ आते हैं। फागुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फागुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? फागुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? तो ससुर की बहन, ससुर की बहन इसका करेक्ट आंसर है 87 का ए। 88, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करिए। 88 क्वेश्चन है आपका, 88 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4125। 4125। 89, 8:20 बजे 8:20 पे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना था आपको, तो इसका करेक्ट कोण है 130 डिग्री। 130 डिग्री। फिर इधर आपका 90th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का क्या होता है भाई? अगली। ब्यूटीफुल का अगली। चलिए इधर आ जाते हैं 91। यदि स्कीम को TDINF के रूप में कूटित किया गया है तो वंडर के लिए क्या कूट होगा? वंडर के लिए क्या कूट होगा? इसका करेक्ट आंसर है 91 का डी XPOEFS। XPOEFS। निम्नलिखित में आपको दो कथन दिए गए थे, आपको निष्कर्ष बताना था। कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 2, सभी 4, केवल 3, केवल 2 और 3। तो इसको क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा 92 का सी। 92 का ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। 92 का है आपका केवल 3। चलिए बाकी आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया। अब हम लोग आएंगे हिंदी का पैराग्राफ आपका बचा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। हिंदी का पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 13, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों? अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। तो सही बात है भाई, पढ़े लिखे लोग नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से आजादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा, 14 का आंसर है डी, आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। क्वेश्चन नंबर 15, ये नेता एन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीति का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? नंबर है आपका 15 और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? तो गरीब जनता को कपड़े और पैसे बांटते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते रहते हैं, गुंडों और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर तिकड़म करते हैं, चुनाव जीतने के लिए जनता को, ये बिल्कुल सही है, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त चीजें देने का वादा करते हैं। चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त चीजें देने का वादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है?
सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर आपको इसमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थ सिद्ध के लिए पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में आना। नई पार्टी में आना क्या है? ये पार्टी बदलने का सिर्फ स्वार्थ होता है इनका। ये मत सोचिएगा कि आपके लिए कोई पार्टी अच्छी है इसलिए बदल देते हैं, आपका नेता बहुत अच्छा है, अपना भाई जिसमें अपना फायदा उसी पार्टी में रहेंगे। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? क्वेश्चन नंबर है आपका 18 और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर का लगातार ध्यान और चिंतन करना चाहिए, निरोगता, समृद्धि और सफलता के विचारों से दूर रहना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर बेटा यहां भी बिल्कुल सही लगा है 19 का सी, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? ज्योतिषी को जनपत्री दिखाकर, सुबह उठकर चींटियों को आटा और चीनी डालकर, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर, लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। बिल्कुल सही है ऑप्शन 20 का सी। 21 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो आशा रचनात्मक है, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास, ये सभी आपके रचनात्मक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया आपका, ये भी रचनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम जीवन में नकारात्मक सोच भर देते हैं, जब हम परिश्रम के स्थान पर चतुराई का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब हम क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव को आश्रय देते हैं, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? भाई जब हम आशावादी होंगे तभी तो हम सफलता के करीब करीब पहुंचेंगे। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। तो बेटा इस तरीके से आपका लगभग मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का जो बचा हुआ सेक्शन था वो मैथ्स का, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, तो इस तरह से आपका टोटल पेपर कंप्लीट हो गया। आपका टोटल पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सभी को ये पीडीएफ भी मिल गई होगी हमारे टेलीग्राम चैनल से और आंसर शीट भी मिल गई। आंसर आप यहां से मैच कर लीजिएगा। आशा है कि आप सभी 90 प्लस स्कोर करेंगे, 90 प्लस स्कोर करेंगे, क्योंकि अगर आपने लगातार पढ़ा है तो पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था। पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था, एक एवरेज मॉडरेट पेपर था। तो वीडियो को सब लोग देख लीजिएगा और कमेंट डालिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। कमेंट जरूर करिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। जय हिंद, जय भारत।